गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे आप लोग। सो बेटा, हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर कैल्सिनेशन और रोस्टिंग फिनोमिना को पढ़ा था। कुछ हमने बात की थी, थोड़ा सा टॉपिक और किया था हम लोगों ने, स्मेल्टिंग, जहां पर हम लोगों ने रिडक्शन की बात की थी। क्लियर? देखो, हम लोग बात करते दोबारा से चीजों को रिवाइज करते हैं। हम लोगों के पास क्या थी? एक ओर थी, कंसंट्रेटेड ओर थी, और उस कंसंट्रेटेड ओर से हम लोग क्रूड मेटल को निकाल रहे थे, है ना? तो क्रूड मेटल को निकालने के लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि एक तो क्या, तो आप उसके पास क्या करोगे? कैल्सिनेशन करोगे। बता चुका हूं कैल्सिनेशन क्या होता है। उसके बाद आप लोग क्या करोगे? कैल्सिनेशन नहीं करोगे तो रोस्टिंग करोगे, या तीसरा एक प्रोसेस था, आप वहां पर क्या करोगे? रिडक्शन करवाओगे। क्लियर? आप लोगों को क्या करवाओगे? आप लोग रिडक्शन करवाओगे। अब रिडक्शन करवाने के लिए आप लोगों को किसकी रिक्वायरमेंट होगी? रिड्यूसिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट होगी। तो रिड्यूसिंग एजेंट यहां पर अगर आप लोग कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड्स यूज करते हो तो उस प्रोसेस को आप लोग को क्या कहा था मैंने? स्मेल्टिंग कहा था, कि वो क्या कहलाएगी? हमारी स्मेल्टिंग कहलाएगी। क्लियर है आप लोगों को? उसके बाद हम लोग, जरूरी ऐसा नहीं था, मैंने ये बात भी बताई थी कि कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड ही हमारे एक अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट है। ऐसा नहीं है, हम किसी भी ऑक्साइड से क्रूड मेटल अगर निकालना चाह रहे हैं तो वहां पर आप लोगों के पास डिफरेंट डिफरेंट तरह के कुछ रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। उन रिड्यूसिंग एजेंट्स का आप लोगों को सिलेक्शन करना है, और सिलेक्शन करने के लिए मैंने बताया था कि वो हमें एक बहुत आसान तरीका होता है, जो होता है इलिंगम डायग्राम, जिससे हम लोगों को पता चलता है कि विच वन इज द गुड रिड्यूसिंग एजेंट एंड विच वन इज द बैड रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर है? अब ऐसा जरूरी नहीं है कि हम लोग कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड्स की हेल्प से ही रिड्यूसिंग एजेंट का यूज करके हम लोग उसका रिडक्शन करेंगे ऑक्साइड्स का। हम लोग वहां पर हाइड्रोजन का भी यूज कर सकते हैं एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। हम लोग वहां पर कोई दूसरी एक्टिव मेटल्स का भी यूज कर सकते हैं एज द रिड्यूसिंग एजेंट। हम लोग वहां पर एक सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट डाल सकते हैं, और सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट डालने पर भी वहां पर क्या होता है बेटा? रिडक्शन होता है। हम लोग देखेंगे उस प्रोसेस को भी। क्लियर आप लोगों को? और लास्ट एक और प्रोसेस है रिडक्शन का, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। हम ये मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, जिस प्रोसेस को हम लोग इलेक्ट्रोमेटलर्जी भी बोलते हैं। क्लियर है आप लोगों को? तो ये कुछ मेथड्स हैं जिनके मैं आप लोगों के साथ रिडक्शन फिनोमिना करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम लोगों ने जब कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड्स की बात की थी, तो हम लोगों ने कैल्सिनेशन और रोस्टिंग से हमारे पास एक और आई थी, उस और का नाम था ऑक्साइड ओर। कौन सा और था वो? ऑक्साइड ओर। और उस अगर ऑक्साइड ओर के अंदर मैं यहां पर क्या डाल देता हूं? रिड्यूसिंग एजेंट। क्या डाल देता हूं बेटा? कोई भी एक रिड्यूसिंग एजेंट डाल देता हूं, तो वहां पर मेरे पास एक क्रूड मेटल आती थी। क्या आती थी? क्रूड मेटल, यही आती थी। फॉर एग्जांपल देखिए, अगर मान लो मेरे पास ZnO है, ZnO के अंदर मैं कार्बन या कार्बन यहां पर यूज करता हूं एज द रिड्यूसिंग एजेंट, तो मेरे पास क्या बनेगा? Zn+CO। तो हमारे पास ऑक्साइड से क्रूड मेटल आ गई। क्लियर? मान लो एक एग्जांपल लेता हूं, PbO प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, तो हमारे पास यहां पर क्या बनेगा? Pb प्लस CO2। तो Pb हमारे पास यहां पर क्या आ गई? क्रूड मेटल आ गई। क्लियर है आप लोगों को? हमारे पास एक एग्जांपल और है, FeO कार्बन, तो बेटा क्या करेंगे? Fe प्लस क्या बन जाएगा बेटा? बोलिए, CO। क्लियर है? एक एग्जांपल और ले लो, Fe2O3 ले लेता हूं बेटा। अगर मैं कार्बन मोनोऑक्साइड डाल देता हूं तो क्या बनेगा? Fe प्लस CO2। क्लियर आप लोगों को? तो इस प्रकार से हम लोग स्मेल्टिंग मेथड से, क्लियर है, क्रूड मेटल का एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं। क्लियर है? अब ऐसा जरूरी नहीं है कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड्स का ही यूज करके आप लोग क्रूड मेटल को एक्सट्रैक्ट करोगे फ्रॉम दी कंसंट्रेटेड ओर। आप लोग यहां पर हाइड्रोजन का भी यूज कर सकते हो, और बाय यूजिंग हाइड्रोजन यू कैन इजीली फाइंड आउट द क्रूड मेटल या एक्सट्रैक्ट द क्रूड मेटल। फॉर एग्जांपल, जैसे मेरे पास है टंगस्टन ट्राइऑक्साइड्स और मोलिब्डेनम ट्राइऑक्साइड। अब मान लो टंगस्टन ट्राइऑक्साइड है WO3 और मोलिब्डेनम ट्राइऑक्साइड, अगर मैं इनके अंदर यहां पर एज ए रिड्यूसिंग एजेंट हाइड्रोजन को ऐड कर देता हूं, तो ये क्या करते हैं बेटा? टंगस्टन हमें और मोलिब्डेनम यहां पर क्रूड मेटल मिलती है, और साथ में H2O के वेपर्स हम लोगों को यहां पर मिलते हैं। तो आप लोग हाइड्रोजन का यूज करके भी क्या कर सकते हो बेटा? यहां पर क्रूड मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। किससे बेटा? बताइए आप लोग, कंसंट्रेटेड ओर से। आप लोगों के पास एक एग्जांपल और है, निकल ऑक्साइड। अगर आप लोगों के पास निकल ऑक्साइड है तो उसमें भी आप हाइड्रोजन अगर ऐड करते हो तो हमारे पास जो क्रूड मेटल आती है दैट इज द निकल।
प्लस H2O। तो इससे ये बात कंफर्म हुई कि कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड ये एक ऐसे रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है जो हमारे को क्रूड मेटल का एक्सट्रैक्शन में हेल्प करते हैं, बल्कि हाइड्रोजन भी एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट माना जाता है किसके लिए, एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल के लिए। क्लियर है आप लोगों को? तो इस प्रकार से हम लोग स्मेल्टिंग प्रोसेस कर सकते हैं और दूसरा हाइड्रोजन को एज यूज कर सकते हैं एज दी रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर है आप लोगों को? उसके बाद है हम लोग, मैंने तीसरी बात की कि हम क्या कर सकते हैं, मेटल्स का भी यूज कर सकते हैं एक्सट्रैक्शन के लिए। तो मेटल्स का यूज कैसे करेंगे एक्सट्रैक्शन के लिए? फॉर एग्जांपल मान लो मेरे पास एक मेटल है और वो है CrO3, क्रोमियम ऑक्साइड। क्लियर आप लोगों को? कौन सी मेटल है? CrO3, या मैं इसको CrO3 ना मानकर Cr2O3 मान लेता हूं, ठीक है। अगर मैं इसमें एक एक्टिव मेटल ऐड कर देता हूं जो क्रोमियम से ज्यादा एक्टिव है, तो एल्यूमिनियम मेटल इसको क्या कर देगी, डिस्प्लेस कर देगी, और जब डिस्प्लेस कर देगी तो क्या मिलेगा बेटा, क्रोमियम बाहर आ जाएगा प्लस एल्यूमिनियम क्या करेगा, Al2O3। तो इस प्रकार से इस क्रोमियम ऑक्साइड से हम लोग क्रोमियम की क्रूड मेटल निकाल सकते हैं। क्लियर आप लोगों को? तो यहाँ पर ऐसा जरूरी नहीं है कि आप लोग क्या करते हो कि मेटल्स का यूज ना करो, आप मेटल्स का भी यूज कर सकते हो। बहुत फेमस रिएक्शन आप लोगों को पता होगी, Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम। तो अगर ये आयरन का ऑक्साइड है, आपने सुटेबल मेटल ऐड की, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट होगा Al2O3 प्लस बाहर कौन निकलेगा बेटे, आयरन क्रूड मेटल की फॉर्म में निकलेगी यहाँ से बाहर। अरे समझ में है आप लोगों को? जब आयरन यहाँ से क्रूड मेटल में बाहर निकल रही है, तो इस प्रकार से एल्यूमिनियम भी हमारी तरह इस रिएक्शन के अंदर एक अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है। और ये रिएक्शन बहुत फेमस रिएक्शन है। इस रिएक्शन को बेटा थर्माइट रिएक्शन बोलते हैं। हाईली एक्सोथर्मिक नेचर की रिएक्शंस होती है थर्माइट रिएक्शन। ये आपको पता है वेल्डिंग, जो आयरन की जो वेल्डिंग करने के काम आती है ये रिएक्शन। जब आयरन के हम लोग दो आयरन के पाइप्स को आपस में जोड़ते हैं तो वेल्डिंग करते हैं, तो उस समय बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है और ये रिएक्शंस होती है। क्लियर आप लोगों को? तो इस प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं कि मेटल्स भी बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट्स माने जाते हैं। किसके लिए बेटा? ऑक्साइड से क्रूड मेटल को फाइंड आउट करने के लिए। क्लियर आप लोगों को? अरे बोलिए, समझ में आया सभी को? तो देखिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। जैसे एक एग्जांपल है टिटेनियम टेट्राक्लोराइड, ठीक है, टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड। अगर मैं इसकी रिएक्शन किसके साथ करता हूं बेटा, मैग्नीशियम मेटल के साथ करता हूं, तो मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन टिटेनियम। तो यहां पर क्या बनेगा, टिटेनियम मेटल बाहर प्लस MgCl2। क्लियर है? तो इस प्रकार से भी आप लोग, तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि जिस प्रकार से कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड से एक अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट है, सिमिलरली ठीक उसी प्रकार से हाइड्रोजन्स और मेटल्स भी एक अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट का काम करते हैं। क्लियर है आप लोगों को? यहां तक की बात सभी को समझ में आई? चलिए आगे की तरफ। सो नेक्स्ट मेथड है मेरे पास, दैट इज कि आप लोग क्या करोगे कि उस जो ओर है, उस ओर को अगर आप ऑक्साइड ओर में भी कन्वर्ट ना करो, तो आप लोग उसके अंदर डायरेक्ट एक सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट डाल सकते हो। और जब आप एक सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट डालते हो तो वहां पर भी रिडक्शन फिनोमिना होता है, रिडक्शन होता है वहां पर भी। जरा देखिए, मान लो मेरे पास सिल्वर की कोई भी एक सल्फाइड और थी। क्लियर आप लोगों को? अगर मैंने उसके अंदर सोडियम साइनाइड एज ए सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट यहां पर ऐड किया, मेरी बात को जरा ध्यान से समझिएगा, सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट मैंने यहां पर ऐड किया, तो इसने क्या किया, यहां पर एक कॉम्प्लेक्स बनाया। मेरी बात को समझिए भाई, क्या बनाया बेटा, एक कॉम्प्लेक्स बनाया। अब उस कॉम्प्लेक्स को नेक्स्ट स्टेप के अंदर मैंने किसी एक एक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करवाया, तो वहां पर मैंने देखा कि उस एक्टिव मेटल ने सिल्वर मेटल को डिस्प्लेस कर दिया और सिल्वर वहां पर बाहर आ गई एज दी क्रूड मेटल। क्लियर है आप लोगों को? और देखो सिल्वर की जगह जिंक क्या हो चुका है, यहां पर अब सब्स्टिट्यूट हो चुका है। समझ में आई? आप लोग इस कॉम्प्लेक्स को अगर फर्दर ट्रीट करते हो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो आपके पास दोबारा से NaCl इल्ड हो जाता है और इस NaCl को हम लोग दोबारा से यूज कर सकते हैं आगे रिएक्शंस को फॉरवर्ड करने के लिए। क्लियर है? अब बात हुई कि सर बहुत अच्छी बात है, आपने हमें बताया किस प्रकार से रिएक्शन हो रही है, लेकिन हाउ कैन यू एक्सप्लेन कि इस प्रोसेस के अंदर रिडक्शन हो रहा है? तो देखिए बेटा, यहां पर अगर मैं सिल्वर की बात करूं तो यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट सिल्वर की कितनी हो जाएगी, +1 हो जाएगी, और यहां पर जब क्रूड मेटल निकाली तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई, 0। तो जब कोई चीज +1 से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट पे आ रही थी, इसका मतलब उसने क्या किया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया। और जब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वहां पर हुए हैं, इसका मतलब कौन सी प्रोसेस हुई है, बोलिए बेटा जी, दैट इज द रिडक्शन। बोलिए मेरे भाइयों, रिडक्शन प्रोसेस हुई है।
क्लियर आप लोगों को? तो इस प्रकार से हम लोग किसी भी सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट्स को डालकर भी किसी भी कंसंट्रेटेड ओर का रिडक्शन करवा सकते हैं। इस प्रोसेस को बेटा हम लोग हाइड्रोमेटलर्जी प्रोसेस बोलते हैं। समझ में आ गया बेटा? हाइड्रोमेटलर्जी। तो व्हाट इज हाइड्रोमेटलर्जी? किसी भी सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट की हेल्प से किसी भी कंसंट्रेटेड ओर को रिड्यूस करना। समझ में आ गया आप लोगों को? विद द सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट इज नोन एज हाइड्रोमेटलर्जी। क्लियर है? आप लोग यहाँ पर गोल्ड मेटल को भी यूज कर सकते हो। क्लियर है? आप गोल्ड मेटल का भी एक्सट्रैक्शन कर सकते हो इस प्रोसेस के द्वारा। क्लियर है आप लोगों को? तो बताओ गोल्ड, अगर यहाँ पर मेरे पास कोई भी मेटल है, गोल्ड की अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, तो गोल्ड मेटल भी क्या करेगा? Ag की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा? गोल्ड आ जाएगा। क्लियर है? तो मेनली कहने का मतलब ये हुआ कि जो प्रीशियस मेटल्स होती हैं, आप लोग उन मेटल्स का उन मेटल से क्रूड उनकी ओर से क्रूड मेटल को फाइंड आउट इस मेथड से कर सकते हो। कौन से मेथड से? हाइड्रोमेटलर्जी मेथड से। क्लियर है आप लोगों को? तो इस प्रकार से हमारे पास दैट इज द फोर्थ मेथड दैट इज नोन एज द हाइड्रोमेटलर्जी। क्लियर है आप लोगों को? नेक्स्ट है मेरे पास इलेक्ट्रोमेटलर्जी। क्लियर है बेटा आप लोगों को? इलेक्ट्रोमेटलर्जी जनरली जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स होती हैं या इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स तो सारी होती हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं। और वो कौन से होते हैं बेटा? एल्कली मेटल्स या एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। क्लियर आप लोगों को? एल्कली मेटल्स या एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ये मेटल्स जनरली एक्सट्रैक्ट होती हैं कौन सी प्रोसेस से? इलेक्ट्रोमेटलर्जी प्रोसेस से। क्लियर है? और इनकी इलेक्ट्रोमेटलर्जी प्रोसेस में हम क्या करेंगे? आपको पता है जनरली ये मेटल्स अपने सोल्ट्स के अंदर मिलती हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड की फॉर्म में मिलेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड की फॉर्म में मिलेगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड की फॉर्म में मिलेगा। तो ये मेटल्स जनरली अपने कोरस्पॉन्डिंग सोल्ट्स की फॉर्म में मिलती हैं और इन सोल्ट्स का हम लोग क्या करेंगे? इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे। क्लियर है आप लोगों को? इन मोल्टन स्टेट। तो जब हम इनका इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो उस समय भी बेटा एक रिडक्शन प्रोसेस होती है। जरा देखिए वो क्या होता है, कैसे होता है, आप उस चीज को समझोगे। तो इस पूरी प्रोसेस को हम लोग कौन सी प्रोसेस बोलेंगे? इलेक्ट्रोमेटलर्जी प्रोसेस बोलेंगे। क्लियर है? फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लिया NaCl। NaCl आपको पता है सोडियम मेटल को अगर मैं एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूं, कहां से? NaCl से। तो सबसे पहले मैं NaCl को क्या करूंगा बेटा? मेल्ट करूंगा। समझ में आ गया आप लोगों को? ये अपनी मोल्टन फॉर्म में रहेगा और जब मोल्टन फॉर्म में रहेगा तो इट विल डिसोशिएट इनटू आयंस दैट इज द सोडियम पॉजिटिव एंड क्लोरीन नेगेटिव आयंस। क्लियर आप लोगों को? तो एट कैथोड या एनोड। क्लियर है? कब होगा ये? कब डिसोशिएट होगा इसमें? जब हम लोग इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करें। क्या पास करेंगे बेटा? इलेक्ट्रिसिटी पास करें। समझ में आ गया आप लोगों को? तो सबसे पहले मैंने NaCl को मेल्ट किया, उसके बाद उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास की, देन इट विल डिसोशिएट इनटू आयंस दैट इज द सोडियम पॉजिटिव एंड क्लोरीन नेगेटिव आयन। क्लियर है? अब मैं बात करता हूं कि जो सोडियम पॉजिटिव है, अब इसको क्या होगा? यहां पर ये जाएगा कैथोड के ऊपर, क्योंकि कैटायन किधर मूव करेंगे? कैथोड की तरफ, और एनायन किधर मूव करेंगे? एनोड की तरफ। तो एनोड यहां पर था क्लोरीन नेगेटिव, तो क्लोरीन नेगेटिव क्या करता है? अपने इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करता है और जो इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन ने लॉस किए हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को हमारा सोडियम पॉजिटिव कैथोड पर क्या करता है बेटा? अब्सॉर्ब करता है या अट्रैक्ट करता है या गेन करता है। और गेन करने के बाद कैथोड इलेक्ट्रोड पर सोडियम उसके चारों तरफ क्या हो जाएगा बेटा? डिपॉजिट हो जाएगा। क्लियर आप लोगों को? ऐसा ही होता है। आप लोग छोटी क्लासों के अंदर पढ़ के आए हो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन NaCl, पढ़ के आ चुके हो। 11th में भी पढ़ा है, 10th में भी आप लोगों ने पढ़ा है। तो इस प्रकार से आप लोग सोडियम को देखिए, यहाँ +1 पॉजिटिव फॉर्म में था और यहाँ पर इसकी ऑक्सीजन स्टेट कितनी है? 0 है। तो ये प्रोसेस भी कौन सी कहलाएगी? रिडक्शन कहलाएगी। तो सोडियम का यहाँ पर भी क्या हुआ है? रिडक्शन हुआ है। तो हम लोग रिडक्शन कर सकते हैं मेटल्स का उनके सोल्ट के साथ बाई किससे? इलेक्ट्रोमेटलर्जी प्रोसेस से। एक एग्जांपल और ले लेता हूं बेटा, MgCl2 है मेरे पास। अगर मैं क्या करता हूं? इसको भी मेल्ट करता हूं, तो मेल्ट करता हूं और मेल्ट करने के बाद अगर मैं उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करता हूं तो इट विल डिसोशिएट इनटू आयंस। अरे बोलो, आयंस में टूटेगा। कैटायन किधर मूव करेंगे? कैथोड की तरफ मूव करेंगे। एनायन किधर मूव करेंगे? एनोड की तरफ मूव करेंगे। अरे बोलिए, तो एनोड पर क्या होगा? 2 क्लोरीन नेगेटिव है बेटा, क्या करेंगे बोलिए?
दो इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करेंगे। ये दो इलेक्ट्रॉन्स बेटा कौन करेगा, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव क्या कर लेगा, इनको एक्सेप्ट कर लेगा और क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम कैथोड के ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ पर मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए +2 है, यहाँ पर मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए कितनी है, 0 है। तो आप बताइए मुझे क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ या रिडक्शन हुआ, तो रिडक्शन हुआ। मैग्नीशियम मेटल ही तो हम लोगों को एक्सपेक्ट करना था। क्लियर है। तो इस प्रकार से हम लोग इसका भी क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं किन्हीं भी एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स का बाय द इलेक्ट्रोमेटलर्जिकल प्रोसेस। तो ये कुछ मेथड्स थे रिडक्शन के जो हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट अभी हम लोगों के पास एक क्रूड मेटल सैंपल आ चुका है। अब क्रूड मेटल सैंपल से अब हम लोग उनकी क्या करेंगे, रिफाइनिंग करेंगे। तो रिफाइनिंग करना सीखते हैं कि किस प्रकार से हम लोग रिफाइनिंग करेंगे। ओके बेटा, देखते हैं आगे की तरफ। सो नेक्स्ट टॉपिक देखिए बेटा जी, हम लोगों के पास क्या था, आप लोगों के पास कोई भी कंसंट्रेटेड ओर थी और कंसंट्रेटेड ओर से आप लोग क्या निकाल रहे थे, क्रूड मेटल निकाल। तो इसमें आप लोगों ने क्या क्या काम किया, उसके अंदर आप लोगों ने कैल्सिनेशन किया, रोस्टिंग की, अरे यही की थी, और लास्ट में एक प्रोसेस की थी रिडक्शन। अरे क्लियर है। तो जब आप लोग कैल्सिनेशन और रोस्टिंग कर रहे थे उस समय आपके पास ऑक्साइड्स आ रहे थे किसी भी ओर से निकलकर, मेटल के ऑक्साइड, और उसके अंदर कुछ इंप्योरिटीज अभी भी प्रेजेंट थी। हालांकि कैल्सिनेशन और रोस्टिंग के अंदर कुछ वोलेटाइल इंप्योरिटीज बाहर निकल गई थी, कुछ पहले ही निकल गई थी जब हम लोगों ने बेनिफिकेशन ऑफ ओर की बात की थी। लेकिन अगर अभी भी कुछ इंप्योरिटीज उसके अंदर प्रेजेंट थी, मेरी बात समझ रहे हो आप लोग, या कुछ गैंग पार्टिकल्स अभी भी वहां पर प्रेजेंट थे, तो हम लोग क्या करते हैं, उन गैंग पार्टिकल्स को वहां से बाहर निकालने के लिए बाहर से कुछ एडिशनल कंपाउंड या एडिशनल सब्सटेंस हम उसके अंदर ऐड करते हैं, और उन सब्सटेंस को हम लोग क्या कहते हैं, फ्लक्स कहते हैं। तो वो फ्लक्स वहां पर जाकर जो इंप्योरिटीज और गैंग पार्टिकल्स थे उनके साथ जाकर एक अलग से कंपाउंड बनाते हैं, और उस कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, स्लैग बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, बोलिए, स्लैग। ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। हम लोगों के पास क्या थी, कंसंट्रेटेड और थी, हम लोगों ने उसका कैल्सिनेशन और रोस्टिंग करवाया। तो जब हम लोग कैल्सिनेशन और रोस्टिंग करवा रहे थे तो एट हाई टेम्परेचर पर वोलेटाइल इंप्योरिटीज रिमूव हो गई थी। कुछ इंप्योरिटीज ऐसी थी जो पहले ही रिमूव हो चुकी थी, लेकिन अगर अभी भी कोई इंप्योरिटीज जो वहां पर प्रेजेंट है, कुछ गैंग पार्टिकल्स जो अभी भी वहां पर प्रेजेंट है, उनके अंदर हम लोग बाहर से कोई एडिशनल सब्सटेंस ऐड करते हैं, और वो एडिशनल सब्सटेंस क्या कहलाते हैं, फ्लक्स कहलाते हैं। और जब वो एडिशनल सब्सटेंस या मैं कहूं फ्लक्स रिएक्ट करते हैं गैंग पार्टिकल्स के साथ, तो वहां पर एक कंपाउंड बनता है, और उस कंपाउंड को हम बोलते हैं, या एक नया टर्म आती है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, स्लैग। क्या बोलते हैं बेटा, उसको हम लोग स्लैग। अब ये फ्लक्स का नेचर कैसा है, ये हमारे लिए दिक्कत आ जाती है कि इन फ्लक्स का नेचर कैसा होगा। फ्लक्स का नेचर आप लोग बाहर से ऐड कर रहे हो तो इट डिपेंड्स कि इनका नेचर कैसा है। ये चीज डिपेंड करती है कि गैंग पार्टिकल्स का नेचर कैसा है। क्लियर आप लोगों को। अगर गैंग पार्टिकल्स का नेचर आपको पता है एसिडिक है, तो हम लोग बाहर से बेसिक फ्लक्स ऐड करेंगे। मेरी बात समझ में आई। और अगर गैंग पार्टिकल्स का नेचर बेसिक है तो हम लोग बाहर से एसिडिक फ्लक्स ऐड। क्लियर है आप लोगों को, मेरी बात समझ में आई। जरा देखिएगा इस बात को, आप लोगों को तुरंत समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड, आपको पता है ये एसिडिक नेचर का होता है, तो अब हम लोग बाहर से एक एडिशनल कंपाउंड ऐड करेंगे जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्लक्स। और इसका नेचर आपको पता है कैसा होता है, तो हमने क्या किया, बेसिक नेचर का फ्लक्स ऐड किया। और बेसिक नेचर का फ्लक्स ऐड करने पर एक कंपाउंड बना, दैट इज द CaSiO3 कैल्शियम सिलिकेट, और इसको हम लोग बोलेंगे स्लैग। क्या बोलेंगे बेटा, हम लोग स्लैग बोलेंगे। क्लियर आप लोगों को, मेरी बात समझ में। फॉर एग्जांपल मान लो कुछ इंप्योरिटीज है, MgO है या CaO मैं मान लेता हूं, ये इंप्योरिटीज की फॉर्म में था CaO, तो हम लोग अब की बार क्या करेंगे, अब इंप्योरिटीज कैसे नेचर की है बेटा बताइए, बेसिक नेचर की है, तो हम लोग अब बाहर से एसिडिक फ्लक्स ऐड करेंगे। और जब हम बाहर से एसिडिक फ्लक्स ऐड करेंगे तो मेरे पास क्या बनेगा बेटा, स्लैग बनेगा। समझ में आई आप लोगों को बात, फ्लक्स क्या होता है, स्लैग क्या होता है, आप लोगों को क्लियर हुई ये सब बातें। तो ये हमारे पास एक बीच में छोटा सा टॉपिक था, फ्लक्स और स्लैग के बारे में आप लोगों को बताना था। तो आप लोगों को क्लियर, और फ्लक्स क्या होता है और स्लैग क्या होता है, समझ में आई आप लोगों को बातें।
सो नेक्स्ट मेथड है हम लोगों के पास प्यूरिफिकेशन ऑफ द क्रूड मेटल। अब क्रूड मेटल जो हम लोगों ने निकाली अभी तक, अभी हम लोग उनको क्या करेंगे, प्योरीफाई करेंगे, हम लोग उनकी क्या करेंगे, रिफाइनिंग करेंगे। बेटा जरा देखिए, समझिए बातों को, मैं पूरा मैप बना रहा हूं। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, किसी भी ओर को अर्थ से निकाला, माइन से निकाला, और उसके हम लोगों ने क्या की, क्रशिंग और ग्राइंडिंग की। समझ में आ गई बेटा। उसके बाद हम लोगों ने दूसरी क्या किया, उसके ऊपर बेनिफिकेशन किया। क्या किया बेटा, बेनिफिकेशन किया। समझ में आ गया आप लोगों को। तीसरा बेटा हम लोगों ने वहां पर क्या किया, उसका बताइए, कंसंट्रेटेड और से हम लोगों ने क्रूड मेटल निकाली। और अब लास्ट स्टेप जो कर रहा हूं वो रिफाइनिंग कर रहा हूं, और अब हम लोग यहां पर क्या निकालेंगे, प्योर मेटल फाइंड आउट। समझ में आई आप लोगों को बात। सबसे पहले क्रशिंग और ग्राइंडिंग की, फिर हम लोगों ने बेनिफिकेशन किया, फिर हम लोगों ने क्रूड मेटल को एक्सट्रैक्ट किया, और अब हम लोग क्या करेंगे, प्योर मेटल्स निकालेंगे। मैं आप लोगों को समझाऊंगा सारी बातें। तो अब हम लोग जब क्रूड मेटल से प्योर मेटल निकाल रहे हैं बेटा, इस प्रोसेस को बोलते हैं रिफाइनिंग। क्या बोलते हैं बेटा इसको, रिफाइनिंग, या मैं कहूं प्योरिफिकेशन, या मैं आपको क्या कहूं बेटा, क्या बोलते हैं इसको, प्योरिफिकेशन। क्लियर है आप लोगों को। अब प्योरिफिकेशन करने के मेरे पास कुछ मेथड्स हैं, वो कौन कौन से मेथड है जरा देखिए बेटा। एक मेथड है जिस मेथड को हम बोलते हैं डिस्टिलेशन। क्लियर है, क्या होता है डिस्टिलेशन, किन मेटल्स के लिए एप्लीकेबल होगा, हम ये भी बात करेंगे। उसके बाद बेटा दूसरा मेथड है दैट इज द लिक्वेशन। उसके बाद है बेटा तीसरा मेथड इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। फोर्थ मेथड है बेटा वेपर फेज रिफाइनिंग। लास्ट है जोन रिफाइनिंग। और लास्ट मेथड बेटा हम लोग पढ़ेंगे दैट इज द क्रोमेटोग्राफी, कि क्रोमेटोग्राफी क्या होता है। ठीक है, डिस्टिलेशन क्या होता है, लिक्वेशन क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग क्या होती है, जोन रिफाइनिंग क्या होती है, वेपर फेज रिफाइनिंग क्या होती है, क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, किन मेटल्स के ऊपर, किन मेटल्स की रिफाइनिंग ये मेथड से की जाती है। ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाता है कि ये मेथड्स कौन सी मेटल्स के लिए एप्लीकेबल है, या इन मेटल्स के लिए कौन सा मेथड एप्लीकेबल होगा। क्लियर है, तो रिफाइनिंग टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में यहीं से क्वेश्चंस आते हैं, आप लोगों को पक्का अच्छे ढंग से आना है, अच्छे ढंग से सीखनी है, चीजों को रटना नहीं है, समझ के करना है। क्लियर है आप लोगों को। तो सबसे पहले मैं टॉपिक उठाता हूं बेटा डिस्टिलेशन मेथड। कौन सा मेथड, डिस्टिलेशन मेथड। तो जरा देखेंगे डिस्टिलेशन मेथड को, क्या होता है डिस्टिलेशन मेथड। सो बेटा देखिए डिस्टिलेशन मेथड, जनरली डिस्टिलेशन आपको पता होता है क्या चीज होती है डिस्टिलेशन। ये मेथड हम उन मेटल्स के ऊपर अप्लाई करते हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट या मैं कहूं बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। मेरी बात समझ में आ गई। जिनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बेटा, लो होता है, उन मेथड्स के लिए अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने कोई भी क्रूड मेटल निकाली हुई है, समझ में आ गया आप लोगों को, और क्रूड मेटल निकाली है तो उसको आपने कंटेनर के अंदर रख लिया, इसके अंदर आपने क्रूड मेटल रखी हुई है। क्लियर आप लोगों को, मेरी बात समझ में आई, अरे समझ में आई मेरी बात, क्लियर है। इसको मैंने बंद कर दिया, अब क्या करता हूं मैं, इसको गर्म करता हूं। तो गर्म करता हूं तो जितने भी मेटेलिक पार्टिकल्स होंगे इसके अंदर, वो क्या करेंगे, उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या है यहाँ पर कम है, तो उनका बॉइलिंग पॉइंट अगर कम है तो वो क्या करेंगे, जल्दी एवापोरेट होंगे। एवापोरेट होंगे और वेपर्स की फॉर्म में कहां जाएंगे बेटा, बताइए, बाहर की तरफ जाएंगे। उनको बेटा मैं क्या कर लूंगा, एक दूसरे कंटेनर के अंदर क्या कर लूंगा, कलेक्ट कर लूंगा। मेरी बात समझ में आ गई। अब कलेक्ट करने के लिए यहाँ पर भी क्या होंगे, वेपर की फॉर्म में ही आएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, बाहर उसकी आइस लगा देते हैं उनको कंडेंस करने के लिए। क्या डाल देते हैं बेटा, वहां पर आइस डाल देते हैं। क्लियर आप लोगों को। हम उनको क्या करेंगे, कूल कर देंगे, ठंडा कर देंगे, तो जो वेपर पार्टिकल्स थे वो तुरंत क्या हो जाएंगे, लिक्विफाई हो जाएंगे। क्लियर है। तो ये मेथड जनरली किनके ऊपर अप्लाई होता है, जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। और उनके एग्जांपल्स तो मैं कहूं जनरली जिंक और मर्क्यूरी जैसी मेटल्स हैं जिनकी हम प्यूरिफिकेशन डिस्टिलेशन मेथड से भी कर सकते हैं। क्लियर है आप लोगों को। ये मेरे पास कौन सा मेथड कहलाएगा, डिस्टिलेशन मेथड कहलाएगा। समझ में आई आप लोगों को बात। सेकंड मेथड की तरफ चलते हैं, और सेकंड मेथड हमारा जो है दैट इज द लिक्विफिकेशन। कौन सा मेथड है बेटा, लिक्विफिकेशन। नेक्स्ट है बेटा मेरे पास लिक्विफिकेशन मेथड। अब लिक्विफिकेशन मेथड क्या होता है, जरा समझिएगा इस बात को भी, क्या होता है ये मेथड। बेटा जनरली ये मेथड्स भी उन्हीं मेटल्स के ऊपर लिए अप्लाई होता है जिनका बॉइलिंग पॉइंट या मैं कहूं मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है बेटा, लो होता है। क्लियर आप लोगों को। ये मेथड भी हम उन्हीं के लिए अप्लाई करते हैं। और अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं तो लेड और बिस्मथ दो एलिमेंट या दो मेटल्स ऐसी हैं जिनके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ये मेथड अप्लाई कर सकते हैं। क्या होता है इस मेथड के अंदर, क्या होता है बेटा, एक ब्लास्ट फर्नेस होती है, एक भट्ठी बनी हुई होती है।
क्लियर है। और उस भट्टी के अंदर एक स्लोपिंग अर्थ होता है। क्या होता है बेटा? कि स्लोपिंग अर्थ होता है, अर्थ, स्लोपिंग अर्थ। और नीचे बेटा एक रिसीवर लगा होता है। क्या होता है? रिसीवर। क्लियर आप लोगों को? अब मैं क्या करता हूं, यहां पर मैंने कोई भी क्रूड मेटल का सैंपल रखा, अरे रखा सैंपल, और मैं इसको यहां पर क्या कर रहा हूं बेटा? हीट करने लग रहा हूं, गर्म करने लग रहा हूं। समझ में आई आप लोगों को बात? जब मैं इसको गर्म करने लग रहा हूं तो मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट यहां पर क्या है? लो है। मेटल्स जल्दी मेल्ट होंगी और मेल्ट होकर बेटा वो धीरे धीरे किधर फ्लो करने लगेंगी? स्लोपिंग अर्थ के द्वारा से सीधी कहां जाके चली जाएंगी बेटा? रिसीवर में चली जाएंगी। और जो फ्यूजेबल और नॉन फ्यूजेबल इंप्योरिटीज है वो अब यहीं पर रह जाएंगी। क्लियर आप लोगों को? तो ओनली मेटल्स के पार्टिकल्स जिनका मेल्टिंग पॉइंट कम था वो मूव करके कहां चले गए? रिसीवर के पास चले गए। इनको हम लोगों ने फिर से कूल डाउन कर लिया, और कूल डाउन करने के बाद हमारे पास जो यहाँ पर ये मेटल आएगी वो कैसी मेटल आएगी बेटा? प्योर मेटल आएगी। कौन सी मेटल आएगी? बोलिए, प्योर मेटल आएगी। समझ में आ गया आप लोगों को बात? इस मेथड को हम लोग बेटा कौन सा मेथड बोलते हैं? लिक्विफिकेशन मेथड। जनरली लेड और बिस्मथ मेटल्स इसके द्वारा या लिक्विफिकेशन मेथड के द्वारा क्या की जाती हैं? प्योरीफाई की जाती है। नेक्स्ट हम लोगों का तीसरा मेथड है, दैट इज द इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। जरा देखिए, सो नेक्स्ट मेथड है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। क्लियर है बेटा? तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग वो मेथड्स है बेटा, जनरली ये इलेक्ट्रोलाइसिस फिनोमिना के ऊपर बेस्ड है। किसके ऊपर बेस्ड है बेटा? इलेक्ट्रोलाइसिस फिनोमिना के ऊपर बेस्ड। क्लियर है? और इस मेथड से हम लोग जनरली जिंक और कॉपर को क्या करते हैं बेटा? रिफाइन करते हैं। ये दो मेटल ऐसी हैं जिनकी हम रिफाइनिंग करनी हो तो हम लोग इस मेथड का यूज करते हैं, दैट इज द इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। क्लियर आप लोगों को? यहां तक की बात सभी को समझ में? चलो भाई उसके आगे बात करते हैं कि क्या होती है इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। फॉर एग्जांपल मैं एक कॉपर को ही मान के चलता हूं, ठीक है? कॉपर की हम लोग रिफाइनिंग कर लेते हैं। जरा देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं बेटा? हम लोग एक कंटेनर लेते हैं, समझ में आ गया हम लोग? और उस कंटेनर के अंदर हम लोग एक इम्प्योर कॉपर की रोड लेंगे, जो हमारे पास क्रूड मेटल है ना उसकी रोड लेंगे, इम्प्योर कॉपर, यहां मैं कह दूं क्रूड मेटल। समझ में आ गई? और दूसरी तरफ हम लोग लेंगे प्योर कॉपर, कोई भी थिन शीट ले लेंगे कॉपर की, प्योर कॉपर। क्लियर है? इन दोनों को मैं क्या करूंगा बेटा? इलेक्ट्रोलाइटिक करंट से अटैच कर दूंगा, इलेक्ट्रिकल करंट से। समझ में आ गया? अब इसके अंदर मैं एक इलेक्ट्रोलाइट लूंगा और वो इलेक्ट्रोलाइट सेम मेटल का होगा। समझ में आ गया आप लोगों को? तो कॉपर की मेटल ली है तो इलेक्ट्रोलाइट भी किसका होगा? समझ में आ गया आप लोगों को? इम्प्योर कॉपर रोड हमेशा बेटा रहेगी एनोड के ऊपर, ध्यान रखना इस बात को। क्लियर आप लोगों को? प्योर कॉपर रोड रहेगी हमेशा बेटा कहां पर? कैथोड के ऊपर। मेरी बात समझ में आई सभी को? कहां पर रहेगी ये? कैथोड के ऊपर। इसके ऊपर यहां पर कैसा चार्ज रहेगा जरा बताइए मुझे? एनोड के ऊपर पॉजिटिव है नेगेटिव? नेगेटिव चार्ज रहेगा। और यहां पर कैसा चार्ज रहेगा बेटा बताइए? पॉजिटिव चार्ज कैथोड के ऊपर। ठीक है आप लोगों को? कैथोड के ऊपर कैसा चार्ज रहेगा? पॉजिटिव। सॉरी उल्टा हो गया, ये तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का होता है ना, नेगेटिव और यहां पर पॉजिटिव चार्ज रहेगा। समझ में आ गया आप लोगों को बात? चलो मैं देखते हैं आगे की तरफ। अब जैसे ही ये सर्किट मैं ऑन करता हूं, क्लियर आप लोगों को? तो सर्किट ऑन करता हूं तो मेरे पास क्या होता है? सबसे पहले जो ये इम्प्योर कॉपर रोड थी, इस कॉपर रोड के ऊपर एट एनोड ये कॉपर रोड धीरे धीरे टूटने लगेगी। किसमें? कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। मींस ये धीरे धीरे रोड किसमें टूटने लगेगी? कॉपर 2 पॉजिटिव के अंदर। और वो कॉपर 2 पॉजिटिव टूट कर कहां लगेगा? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर। और जैसे ही करंट होगा तो करंट टूटते यहां पर भी जो कॉपर सल्फेट है ये भी किसमें टूट जाएगा बेटा बताओ? कॉपर 2 पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव। अरे बोलिए। तो अब इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी? कॉपर 2 पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, क्योंकि धीरे धीरे पहले से इसके अंदर कॉपर 2 पॉजिटिव आयन के ऊपर से जब इंप्योर रोड टूटी तो भी कॉपर 2 पॉजिटिव आयन आ रहे हैं। क्लियर आप लोगों को? तो इस प्रकार से आप लोगों के पास कॉपर 2 पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन इसके अंदर ज्यादा हो गई। ये अब आयंस कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस क्या करेंगे? धीरे 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 जाकर कैथोड की तरफ माइग्रेट करने लगे, क्योंकि कैटायन से किधर मूव करेंगे? कैथोड की तरफ। समझ में आई? और वहां पर आपको पता है क्या चार्ज होंगे? इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इधर आए हैं। तो कॉपर 2 पॉजिटिव जब इधर आए तो इलेक्ट्रॉन्स इस रोड पर आ गए।
तो एट कैथोड क्या होगा, जब कैथोड के ऊपर ये कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस जाएंगे तो वहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है वो इलेक्ट्रॉन्स तुरंत क्या करेंगे बेटा, एक्सेप्ट कर लेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स को और क्या बना लेंगे, कॉपर। तो ये सारा जो इसके अंदर कॉपर था वो सारा कॉपर किधर डिपॉजिट हो जाएगा बेटा बताइए, इसके चारों तरफ। समझ में आ गया आप लोगों को, चारों तरफ इकट्ठा हो जाएगा, इसके चारों तरफ कौन इकट्ठा हो जाएगा, कॉपर। अब यहां से धीरे धीरे ये रोड टूटे जा रही है, कॉपर 2 पॉजिटिव इसके अंदर आए जा रहे हैं, ये कॉपर 2 पॉजिटिव सारे कैथोड के ऊपर जाकर डिपॉजिट हो रहे हैं। तो इंप्योरिटीज सारी आकर कहां इकट्ठी हो जाएंगी, जब ये टूटेगी रोड तो इंप्योरिटी सारी धीरे धीरे कहां पर आकर इकट्ठी हो जाएंगी, या नीचे आकर इकट्ठी हो जाएंगी, अरे बोलो एनोड के बिल्कुल नीचे इकट्ठी हो जाएंगी, जिसको हम लोग बेटा बोलेंगे एनोड मड। क्या बोलेंगे बेटा इसको हम लोग, एनोड मड। समझ में आ गया आप लोगों को, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, एनोड मड। और इस एनोड मड के अंदर ज्यादातर जो इंप्योरिटीज होंगी वो इंप्योरिटीज बेटा एंटीमनी, टेल्यूरियम, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम की तौर पर यहाँ पर जो इंप्योरिटीज होंगी वो प्रेजेंट होंगी इस एनोड मड के अंदर। समझ में आ गया आप लोगों को, मेरी बात समझ में आई। अच्छा, इसी मेथड के अंदर अगर मैं दूसरी कोई मेटल ले लेता, यहाँ पर कॉपर नहीं लेता, कोई दूसरी प्योर मेटल ही ले लेता, समझ में आ गई, और उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, तो वो मेटल्स क्या करती, धीरे धीरे टूटती और इसके ऊपर जाके डिपॉजिट हो जाती। तो उस फिनोमिना को हम लोग बेटा इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेथड बोलते हैं। कौन से मेथड्स बोलते हैं हम उनको, इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेथड्स बोलते हैं। और समझ में आ गया आप लोगों को। मान लो इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है, किसी एक मेटल के ऊपर दूसरी मेटल की परत चढ़ाना। समझ में आ गया, दैट इज क्या, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। क्लियर आप लोगों को। तो ये मेथड जनरली हम लोग किसके लिए अप्लाई करते हैं, जिंक एंड कॉपर के लिए। समझ में आई आप लोगों को बात, मेरी बात समझ में आई, ठीक है बेटा। तो ये मेरे पास कुछ रिफाइनिंग के मेथड्स थे, अभी कुछ 3 या 4 मेथड्स और बचे हुए हैं, उनको हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।